नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की अत्यंत संवेदनशील और मशहूर कहानियों में से एक महादेवी वर्मा जी की गिल्लू के बारे में। ये सिर्फ एक बचाई गई छोटी सी गिलहरी की भावनात्मक कहानी नहीं है, बल्कि हमारी हिंदी भाषा की सुंदरता और गहराई का एक बहुत ही शानदार उदाहरण भी है। तो आइए बिना देर किए इस मार्मिक कहानी में गोता लगाते हैं और साथ ही इसमें इस्तेमाल किए गए महत्वपूर्ण हिंदी शब्द भंडार और व्याकरण के नियमों को भी डिकोड करते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहला, गिल्लू का जीवन प्रवेश। दूसरा, उसकी चंचलता और उसका प्यार। तीसरा, गिल्लू की अंतिम यात्रा। और अंत में कहानी से जुड़े भाषा और व्याकरण के नियम। कहानी के जरिए इस तरह कालानुक्रम यात्रा करने से अंत में हमारे तकनीकी और व्याकरणिक विश्लेषण के लिए एकदम परफेक्ट आधार तैयार हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, गिल्लू का जीवन प्रवेश। ये कहानी का वो हिस्सा है जो मन में कौतूहल और घबराहट दोनों एक साथ पैदा करता है। कहानी की शुरुआत में ही कौवे को एक विचित्र पक्षी कहा गया है। जरा सोचिए, भारतीय संस्कृति में कौवे को लेकर कितना अजीब विरोधाभास है ना। एक तरफ पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों के रूप में कौवों का बहुत सम्मान किया जाता है, लोग उन्हें बुला बुलाकर खाना खिलाते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ उनकी कर्कश काव काव के कारण उन्हें तिरस्कार भी झेलना पड़ता है। ठीक इसी विरोधाभास के बीच लेखिका दो कौवों को देखती हैं जिन्हें काकद्वय कहा गया है। ये दोनों एक गमले और दीवार के बीच फंसी एक छोटी सी बेबस गिलहरी पर अपनी चोंच से जानलेवा प्रहार कर रहे थे। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, उस अधमरे और निश्चेष्ट पड़े छोटे से जीव को बचाने के लिए कैसी जद्दोजहद की गई होगी। पहले बहुत ही सावधानी से उसके घावों से खून पोंछा गया और फिर उन पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया गया। उसके बाद रुई की एक बिल्कुल पतली सी बत्ती बनाकर उस नन्हे से मुंह में दूध की कुछ बूंदें टपकाई गईं। 3 दिन के इस सघन उपचार के बाद वो छोटा सा जीव जैसे मौत के मुंह से वापस लौट आया। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, गिल्लू की चंचलता और असीम प्रेम। उस दर्दनाक शुरुआत के बाद कहानी का मूड अब पूरी तरह बदल जाता है। वो नन्ही गिलहरी अब एकदम स्वस्थ है, उसका नाम गिल्लू रख दिया गया है और पूरे घर में उसकी चुलबुली ऊर्जा बिखरने लगी है। गिल्लू की रोजमर्रा की हरकतें किसी का भी दिल जीत सकती हैं। लेखिका का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो पर्दे पर सर्र से चढ़ता और उतनी ही तेजी से उतर आता, कभी फूलदान में तो कभी सोनजूही की पत्तियों में छिपकर बैठ जाता। और सबसे दिलचस्प बात, जब लेखिका काम करने बैठती तो वो एक लंबे से लिफाफे के अंदर कुछ इस तरह बैठ जाता कि सिर्फ उसका सिर और अगले पंजे बाहर दिखते। खाने के समय वो लेखिका की थाली के पास बैठ जाता और बड़ी ही सफाई से एक एक चावल का दाना उठाकर खाता। इतना ही नहीं, बाहर खिड़की की जाली से निकलकर वो बाकी गिलहरियों के झुंड का नेता यानी उनका लीडर भी बन जाता था। यहाँ गिल्लू के व्यवहार का एक बहुत ही प्यारा लेकिन भावुक कर देने वाला कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। गर्मियों के दिनों में ठंडक पाने के लिए उसने एक गजब का तरीका निकाला था। वो एक मिट्टी की ठंडी सुराही पर लेट जाता था। लेकिन दूसरी ओर जब एक मोटर दुर्घटना की वजह से लेखिका को कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा तो गिल्लू ने अपना सबसे पसंदीदा खाना काजू तक खाना छोड़ दिया। वो बस उदास होकर उसी लिफाफे के पास इंतजार करता रहता। ये एक मूक पशु और इंसान के बीच के उस गहरे प्रेम का प्रमाण है जिसे शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल है। अब हम आते हैं भाग 3 पर, अंतिम यात्रा। प्रकृति का अपना एक अटल नियम है कि जिस जीवन की शुरुआत हुई है उसका अंत भी निश्चित है। अब हम कहानी के सबसे भावुक और शांत कर देने वाले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। इस कहानी का सबसे कठोर सच जीव विज्ञान से निकलकर आता है। पाठ में स्पष्ट लिखा है, गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतया 2 वर्षों की होती है और इसी प्राकृतिक नियम के चलते गिल्लू के जीवन का अंत अब नजदीक आ गया था। वो आखिरी पल सच में बहुत मार्मिक थे। गिल्लू ने खाना पीना एकदम छोड़ दिया था। वो अब जाली से बाहर भी नहीं जाना चाहता था। अपने झूले से उतरकर वो लेखिका के बिस्तर पर एकदम शांत और निश्चेष्ट लेट गया। उसके पंजे पूरी तरह ठंडे पड़ चुके थे। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे गर्मी देने की बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस, सुबह की पहली किरण के साथ ही गिल्लू हमेशा के लिए सो गया। बाद में उसे उसकी उसी पसंदीदा सोनजूही की लता के नीचे समाधि दी गई जहां वो खेला करता था। कहानी यहीं खत्म होती है। भाग 4, भाषा और व्याकरण। इस मार्मिक कहानी की भावनाओं से थोड़ा बाहर आते हैं और अब हम उस समृद्ध भाषा और व्याकरण के तकनीकी नियमों को डिकोड करेंगे जिन्होंने इस कहानी को इतना प्रभावशाली बनाया है। व्याकरण के नियमों में गोता लगाने से पहले एक जरूरी तथ्यात्मक जानकारी।
जिन लेखिका ने अपनी कलम से गिल्लू को अमर कर दिया, उन महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में हुआ था और उनका देहांत 1987 में हुआ। इस कहानी को समझने के लिए उनका कालखंड जानना भी महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा में लिंग और वचन बदलते ही शब्दों का स्वरूप कैसे बदलता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। जैसे पुल्लिंग लेखक का स्त्रीलिंग रूप लेखिका हो जाता है, श्रीमान का श्रीमती। इसी तरह एक वचन उंगली को जब बहुवचन में बदलते हैं तो वो उंगलियां बन जाता है और कौवा का कौवे हो जाता है। ध्यान दें कि वचन और लिंग बदलने पर मात्राओं और स्पेलिंग में होने वाले ये सूक्ष्म बदलाव ही भाषा को शुद्ध बनाते हैं। क्या आपने प्रेरणार्थक क्रियाओं यानी कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में सुना है? इसका भाषाई ढांचा वाकई गजब का है। यह दिखाता है कि कैसे कोई काम खुद करने, किसी से करवाने और किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा करवाए जाने के बीच क्रिया का रूप बदल जाता है। उदाहरण के लिए, मूल क्रिया है लिखना। इसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा लिखाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होगा लिखवाना। ठीक इसी तरह खेलना से खिलाना और खिलवाना जैसे शब्द बनते हैं। अब बात करते हैं विलोम शब्दों की। विपरीतार्थक शब्द बनाने में उपसर्गों का बहुत बड़ा हाथ होता है और सबसे मजेदार बात यह है कि कई बार मूल शब्द के आगे सिर्फ अ अक्षर लगा देने से ही उसका पूरा अर्थ उल्टा हो जाता है। जैसे विश्वास बन जाता है अविश्वास और संतोष बन जाता है असंतोष। है ना कमाल? वाक्यों में शब्दों को आपस में जोड़ने और उनका रिश्ता तय करने का काम कारक करते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में केस एंडिंग्स कहते हैं। जैसे गमले के चारों ओर, यहाँ के संबंध कारक है। मुंह में एक जगह या स्थान को दर्शाता है, इसलिए ये अधिकरण कारक है। झूले से नीचे उतरना यानी अलग होने का भाव है, तो ये अपादान कारक है। और पाने के लिए संप्रदान कारक को दर्शाता है। ये कारक ही वाक्य को अर्थपूर्ण बनाते हैं। व्याकरण का एक और जरूरी हिस्सा है संधि, जिसका मतलब है ध्वनियों का मेल। पाठ में स्वर संधि और व्यंजन संधि के नियमों को समझाया गया है। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, जैसे अयादि या दीर्घ संधि में, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। लेकिन जब किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है, तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है तत् और लीन का जुड़कर तल्लीन बन जाना। हमारी भाषा जानवरों की आवाज़ों को कितने सटीक तरीके से परिभाषित करती है, ये देखना भी बड़ा रोचक है। शेर दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है और हाथी चिंघाड़ता है। इसी भाषाई वर्गीकरण में कौवे की वो कर्कश काँव काँव और हमारे गिल्लू की प्यारी सी चिक चिक भी बिल्कुल फिट बैठती है, ठीक वैसे ही जैसे कहानी में बड़ी खूबसूरती से वर्णन किया गया है। हिंदी लिखते और बोलते समय एक छोटी सी बिंदी भी कितना बड़ा अंतर ला सकती है, ये आपने जरूर महसूस किया होगा। अनुस्वार यानी बिंदु, जैसे हंस शब्द में, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, जैसे मुंह या पूंछ में, और फारसी भाषा से आए नुक्ते, जैसे तेज या मेज के नीचे लगने वाली बिंदी। इनका सही जगह पर उपयोग करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही सूक्ष्मतम अंतर हमारी हिंदी भाषा की शुद्धता को बनाए रखते हैं। चलिए, व्याकरण के इन तकनीकी नियमों से वापस कहानी की मूल भावना यानी इसकी आत्मा पर लौटते हैं। इन सब के बाद हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। महादेवी वर्मा की एक छोटी सी बेबस और घायल गिलहरी के प्रति जो ये असीम करुणा थी, वो आज के आधुनिक समाज को वन्य जीवों के प्रति कैसा नजरिया रखने के लिए प्रेरित कर सकती है? एक छोटा सा लघु प्राण जीव भी हमारे जीवन में कितना प्रेम, कितनी ऊर्जा और कितना अर्थ भर सकता है, गिल्लू की ये कहानी इसका एक अमर उदाहरण है। इसी गहरे विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। कमरे के बरामदे में एक अद्भुत दृश्य देखा। दो कौवे एक गमले के चारों ओर से छुआ छुआवल खेल रहे थे। काकभूषुंडी की उन बातों में मेरा मन उलझ गया, मगर वहां दीवार की संधि में एक नन्हा सा जीव मिला। गिल्लू नानी सी जान, कांच के मोतियों जैसी आंखें, कौवे की चोंच से घायल निश्चित गमले से चिपका था। सबने कहा ये बच नहीं सकता, परंतु मन ले आई।
धीरती चार मस में रून फूल गए, झब्बे डर पूंछ और चमकीली आंखें सबको मोहने लगी। फूलों की डलियां में उसका झूला तंग दिया खिड़की पर। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा, वही उसका संसार। जब मैं लिखने बैठी तो मेरा ध्यान खींचता, सर से पर्दे पर चढ़ता फिर उतनी ही तेजी से उतरता। कभी लिफाफे में बंद, कभी मेज पर खड़ा, चिक चिक करके भूख बताता और काजू कुतरता। गिल्लू नानी सी जान, कांच के मोतियों जैसी आंखें, कावे की चोंच से घायल, निश्चित गमले से चिपका था। सबने कहा ये बच नहीं सकता, परंतु मन ले आई गिल्लू नानी सी जान, कांच के मोतियों जैसी आंखें। जिंदगी की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। प्रभात की प्रथम किरण के साथ वो चिर निद्रा में सो गया। उसका झूला उतार कर खिड़की की जाली बंद कर दी, पर सोंजुई की लाता विश्वास खिला है, सोंजुई खिलती ही रहे। उसकी